अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे नावल की जानिब। इकरार मोहब्बत, तहरीर जाना मुबीन। इंस्पेक्टर समरान रुंधावा अपनी रिवायती पुलिस यूनिफॉर्म में थाने दाखिल हुआ था। 6 फुट 2 इंच कद, साफ रंगत, मलगजी लापरवाह निगाह है, खिलाड़ियों सा वर्जिशी, नहायत मुतनासिब बदन, थोड़े उलझे मगर निफासत से बने सियाह बाल इसकी सहरंगे शख्सियत को मज़ीद जाज़िब बना रही थी। जी सर, आपने बुलाया। इसने अपने सीनियर सर रुबानी को सल्यूट किया और बिना किसी फॉर्मेलिटी के असल बात पूछ ली। यस ऑफिसर। रुंधावा बैठे। कैसे हैं आप? हो गई आपकी मंगनी? बल्कि अब तो शादी भी हो जानी चाहिए थी। 6 माह पहले की बात है। सर ने रुंधावा से 6 माह पहले वाली मुलाकात में होने वाली रुंधावा की मंगनी की बातचीत की याद आ गई। नहीं सर, लड़की वालों को मेरे गुर्बत से भरे बैकग्राउंड पे शदीद एतराज़ था और इन्हें मेरी अनपढ़ माँ पे भी एतराज़ था। इनफैक्ट सर, इनकी बेटी या वो खुद ये चाहते थे कि मैं अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी छोड़कर इनके घर घर दामाद बनकर रहूँ। ओह सर, रुबानी को वाकई बहुत दुख हुआ था। पता नहीं ये आजकल की नस्ल को क्या होता जा रहा है। सर रुबानी ने निहायत दुख से कहा। पता है समरान, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल कहता है कि काश मेरा भी तुम्हारे जैसा बेटा होता। चलो बेटा ना सही, बेटी होती तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता। डीएसपी रुबानी ने निहायत हसरत से समरान की तरफ देखकर कहा। सर, हानि का कुछ पता चला? समरान ने डरते डरते बिला आखिर दिल में छुपी बात जबान से कह दी। ना मत लिया करो इस नाफरमान बेटी का। मेरा दिल कटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और पता है फिर नहीं कितने दिन मैं वो सब इकट्ठे करके जोड़ता रहता हूँ। समरान ने रुबानी की आंखों में छुपी अजियत साफ देख सकता था, लेकिन वो अपने मोहसिन के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो मोहसिन जिसने इसे फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचाया था, इसे अपने घर रखा, अपना ख़ानदान नाम दिया। आज वो जो कुछ भी था सर रुबानी रंधावा की वजह से ही था, वरना वो किसी फुटपाथ पे सब्ज़ी का ठेला लगाए बैठा होता। अच्छा, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि ये एक केस है मेरे पास। एक लड़की है सपना, जो कि 6 माह पहले घर से गायब हो गई थी। इसके घर वाले रिपोर्ट लिखवा के गए थे, लेकिन वो हमें मिल ना सकी। थोड़ी दिन पहले मुझे इतला मिली। सच सच बताओ बेटा, इतला क्या मिली? वो मलिक अरशद ने अपने डेरे पर महफिल सजा रखी थी। वहाँ पे मैंने इस लड़की को इन बाजारी औरतों के साथ देखा। ये नाम, पता, एड्रेस है, हर चीज़ इस फाइल में है। बेटा, मैं चाह रहा था कि तुम खुद इस केस को हैंडल करो, और अगर वो लड़की किसी जुल्म का शिकार रही है तो इसकी मदद करो और इसे वहाँ से निकाल कर इसके घर पहुँचा दो। मगर बेटा, बड़ी एहतियात के साथ। तुम्हें पता है ना कि लड़कियों की इज़्ज़त कितनी नाजुक होती है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि सब कुछ राज रहे और वो लड़की अपने घर वालों के साथ नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर सके। सर रुबानी ने अपनी बात ख़त्म की और जवाब के लिए समरान की तरफ देखा। जी सर, जैसा आपका हुक्म। इंस्पेक्टर समरान ने फ़ाइल पकड़ी और ऑफिस से बाहर निकल आया, लेकिन वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कहाँ जा रहा था इसे खुद भी नहीं पता था, क्योंकि सुबह से इसे रह रह के एक ही बात याद आ रही थी, हानि हानि। वो जितना खुद को इससे याद करने से रोकता था, दिल इतनी ही तेज़ी से ये नाम लेता। मगर वो कहाँ थी, कैसी थी, इसे कुछ पता न था। हानि रंधावा सर रुबानी की इकलौती बेटी, जिसे घर से गए 8 साल हो चुके थे। न घर वापस आई, न कोई पैगाम, न कोई अता पता। बस खामोशी से एक दिन घर छोड़ के चली गई। वो सिर्फ सर रुबानी की बेटी नहीं, बल्कि समरान के दिल की धड़कन थी, इसकी मोहब्बत, इसकी ज़िंदगी। समरान ने हानि की सोच में गर्क गाड़ी समंदर के करीब रोकी और ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता चलते सूरज के सामने खामोशी से किनारों की तरफ बढ़ने वाली लहरों को देखते हुए एक ऊंची चट्टान पर जा बैठा। सूरज आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी दुनिया से दूर अपना ताल्लुक़ तोड़ के अंधेरी वादियों में गुम हो रहा था, और समरान का दिमाग आज से 8 साल पीछे की तरफ चल पड़ा, जब वो और हानि दोनों एक एफएससी के स्टूडेंट थे। शायद नहीं, यकीनन हानि को किसी से मोहब्बत हो गई थी, मगर किससे पता नहीं, क्योंकि मेरे इसके दरमियान हमेशा से मालिक और नौकर का जो ताल्लुक़ था, इसने मुझे कभी भी हानि से नज़दीक ना होने दिया था।
بے تکلفی تو دور کی بات، میں نے تو کبھی نظر اٹھا کر ہانی کی طرف دیکھ کر بات نہیں کی تھی۔ دل کی بات کرنی تو بہت دور کی بات تھی، مگر گھر میں کچھ دنوں سے یہ چہمگیاں ہو رہی تھی کہ ہانی کسی سے محبت کرنے لگی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سمران کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جس پر نظر کرم ہانی نے ڈال دی تھی، اور پھر یہ دن، یہ راز بھی مجھ پر آفشاں ہو گیا۔ اعجاز کھٹک 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ، سنا تھا شہر کے کسی رئیس کا بیٹا ہے۔ خیر مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، یا شاید تھا کیونکہ جب سے میں نے ہانی کو اس کے ساتھ دیکھا تھا دل بہت بے چین ہو گیا تھا۔ ایک بے کلی تھی جو مجھ پہ طاری تھی، یا شاید جذبہ رقابت کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ مجھ سے ہانی کا یوں اس کے پہلو میں بیٹھ کے ہنس ہنس کے باتیں کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ہانی کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے آؤں اور سب کے سامنے چیخ چیخ کر کہوں کہ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ مگر پھر ایک خیال آتا کہ اگر اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اوقات ہے تمہاری یہ حق جتانے کی، تو میرا رہا سہا بھرم بھی ٹوٹ جائے گا، میں اپنی ہی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤں گا۔ اس لیے میں نے خاموشی سے ہانی سے جتنی ہو سکتی تھی دوریاں بڑھا لی تھی، تاکہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ وہ مجھے دکھے اور نہ میرے ذہن میں آئے خیالات پیدا ہو۔ اور پھر ایک دن سمران نے ربانی رندھاوا کے غصے میں چنگھاڑنے کی آواز سنی تھی۔ ملکہ ربانی کی بیوی، اس سے کہہ دو کہ آئندہ اس کم ذات ذلیل اور کمینے لڑکے سے کوئی تعلق رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس سے شادی تو دور کی بات ہے، میں سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے گناہ ہے، کیونکہ وہ میرے دشمن دلاور کھٹک کا بیٹا اعجاز ہے۔ مگر بیٹی بھی اپنے باپ پر گئی تھی اکڑ، ضدی، خودسر۔ صاف کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری اس سے شادی نہ کروائی تو میں خود اپنی مرضی سے اس سے شادی کر لوں گی۔ یہ 1 ماہ گزر گیا تھا گھر میں اسی ٹینشن کو پہلے۔ ربانی صاحب نے بیٹی کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی، اس سے موبائل، لیپ ٹاپ، یہاں تک کہ دوستوں سے ملنا جلنا سب بند کر دیا تھا۔ مگر جوان لڑکی کو یوں گھر میں کب تک قید رکھ سکتے تھے؟ آخر میاں بیوی نے حامی مشورے سے ہانی کی شادی اس کے پھپھو کے بیٹے، جو کہ امریکہ میں زیر تعلیم تھا، اس سے کروانے کا فیصلہ کیا، اور 8 دن کے اندر اندر شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ پتہ نہیں ہانی اس سے شادی کے لیے راضی تھی یا نہیں، لیکن ایک بات طے تھی کہ ہانی نے شادی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے جانا تھا۔ سمران خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کی گھر میں حیثیت ہی کیا تھی جو وہ کسی سے کچھ پوچھتا یا کوئی مشورہ دیتا۔ اسے یاد تھے وہ دن جب وہ صبح بھٹے کے سرکاری اسکول جاتا اور شام کو پارک کے سامنے بیٹھ کر کبھی مونگ پھلی، کبھی نمک تو کبھی آلو چنے بیچتا، کیونکہ ان دنوں شدید سردی کے باعث اس کی والدہ بیمار تھی اور بھٹے پہ کام کرنے نہیں جا سکتی تھی، مگر پیٹ تو کھانے کے لیے مانگتا تھا، اس لیے سمران شام کو یہ چیزیں بیچتا اور جو بچتا اس سے کچھ کھانے کی چیزیں اور ڈاکٹر سے ماں کی دوائیاں لے جاتا۔ وہ بھی ایک شام تھی جب ایک بڑے سے آوارہ لڑکے نے سمران سے زبردستی گھر آتے ہوئے پیسے چھین لیے۔ سمران سڑک پہ ہی چیخ پکار کرنے لگا، اس کی کل پونجی لٹ گئی تھی۔ تبھی DIG ربانی کی گاڑی گشت کے لیے وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ چھوٹے سے بچے کو یوں چیختا چلاتا دیکھ کے گاڑی سے نیچے اتر آئے اور اسے گاڑی میں ساتھ بٹھا کر تسلی دی، سارا واقعہ پوچھا۔ اسے کچھ کھانے کی چیزیں اور ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے کر اس کے گھر گیا، جس نے اس کی ماں کا اچھی طرح چیک اپ کیا، اور سر ربانی پھر اس ڈاکٹر کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد بہت ساری دوائیاں اور کچھ پیسے اس کی ماں کو دے کر گئے۔ ماں چند ہی دنوں میں وہ دوائیاں کھانے سے ٹھیک ہو گئی
اور سر ربانی کو ڈھیروں دعائیں دیتی۔ جب 5ویں کا بورڈ کا رزلٹ آیا اور میں نے پورے شہر کے اسکول میں ٹاپ کیا تو ماسٹر نے ماں سے کہا، بی بی تیرا بچہ بڑا قابل ہے، تو اسے کسی اچھے ادارے میں داخل کروا دے، یہ بہت بڑا افسر بنے گا۔ اور ماسٹر کی بات میری سیدھی سادی ماں کے دل میں بیٹھ گئی۔ ایک دن میری انگلی پکڑی اور میرا بستر اور چند کپڑے لے کے سر ربانی کے گھر چھوڑ آئی، یہ کہہ کے صاحب یہ یہاں رہ کے کام بھی کرے گا، بس اس کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروا دیں۔ سر ربانی اور ملکہ بیگم بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا، اس لیے سر ربانی نے میرا ایڈمیشن بھی ہانی کے ساتھ کروا دیا تھا۔ ہانی بہت ہی گمسم کم گو لڑکی تھی، امیروں والا ایک چونچلا اس میں نہیں تھا۔ لنچ ٹائم میرے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتی، اپنی بکس، کاپیز، ہر چیز مجھ سے شیئر کر لیتی۔ کبھی کسی کو میرے بارے میں سچ نہ بتایا، بلکہ یہی کہا کہ ہمارے رشتہ داروں کا بیٹا ہے۔ بابا فوت ہو چکے نہ بتایا، بلکہ یہی کہا کہ ہمارے رشتہ داروں کا بیٹا ہے۔ بابا فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میرے بابا جانی اسے اپنے گھر لے آئے ہیں اور اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کچھ ہانی کا سرد مزاج چپ چپ رہنا، کچھ میری زندگی کی تلخ سچائیاں، جو مجھے ہانی کے اتنا قریب ہونے کے باوجود اس سے میلوں دور کرتی تھی۔ اور ہمارے بیچ کی یہ دوریاں اب تھوڑی دیر میں ہی ہمیشہ کی لمبی مسافتیں بننے والی تھیں، کیونکہ ہانی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی۔ میرا دل شدید بے چین تھا، دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ ایک نظر ہانی کو دیکھ کے وہ دلہن بن کے کیسی لگتی ہے، پر پھر خود ہی خود کو سمجھا لیتا کہ ہانی کا یہ روپ نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے، برداشت نہیں ہوگا تم سے ہانی کا بچھڑنا۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، نکاح شروع ہو چکا تھا، جب اوپر سے کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا اور ربانی سر کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کے سر ربانی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ ان میں جتنی طاقت تھی وہ اسے استعمال کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگے، میں بھی ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہانی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ بی بی ملکہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی کہ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، جسے سر ربانی پکڑ کر پڑھنے لگے تھے۔ بابا جان، ماما جی، مجھے معاف کر دینا، میں اعجاز کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میں نے آپ کو منانے کی بہت کوشش کی مگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں اعجاز کے بغیر کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ فقط ہانی جا چکی تھی، پورے خاندان کے سامنے اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے، ان کا تماشا بنا کے۔ کہاں گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، ربانی سر کو پھر اس سے کوئی غرض نہ رہی۔ پورے گھر میں صرف ایک میں تھا جو کبھی کبھار اس کا نام لے لیتا، ورنہ کوئی گھر میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ سر ربانی نے اپنی آدھی جائیداد میرے نام منتقل کروا دی تھی اور یوں میں نے جب تک CSS کا امتحان کلیئر کیا ایک بہت بڑی جائیداد کا مالک بن چکا تھا۔ مگر وہ جو اس کی اصل وارث تھی وہ کہاں تھی؟ کاش ہانی تم آج یہاں ہوتی ہمارے ساتھ، ہمارا خاندان خوشیوں کا گہوارہ ہوتا۔ لوگ تو اب یہ بھی باتیں کرتے تھے کہ ربانی کے دشمنوں نے ہانی کو مار دیا، اگر زندہ ہوتی تو کبھی نہ کبھی پلٹ کے آتی ہی، پر میرا دل نہیں مانتا تھا وہ زندہ تھی۔ اے خدا، میری ہانی جہاں بھی رہے بہت خوش رہے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین۔ ہمیشہ کی طرح میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی اور میں اس پتھر سے اٹھ کر گھر چل پڑا۔ گھر پہنچ کر رات کو سونے سے پہلے میں نے سر ربانی کی دی ہوئی فائل کا تسلی سے مطالعہ کیا۔ لڑکی کا نام سپنا تھا، کسی پروفیسر سبحان کی بیٹی تھی، گھر سے اکیڈمی یونیورسٹی پڑھنے گئی تھی اور پھر واپس نہ آئی، کسی نے راستے میں اغوا کر لیا تھا، خود چلی گئی تھی، گھر والوں کو کچھ پتہ نہ تھا۔ ساتھ میں لڑکی کی سابقہ اسٹوڈنٹس حلیے میں بھی تصویر موجود تھی اور حلیہ طوائف کے حلیے میں بھی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ساتھ میں لڑکی کی سابقہ اسٹوڈنٹ حلیے میں بھی تصویر موجود تھی اور حلیہ طوائف کے حلیے میں بھی تصویر موجود تھی۔
इसका मौजूद नाम रूबी बाई था, पता भी मौजूद था। इसलिए सुबह सबसे पहले इसी केस पर काम करने का सोच लिया था ताकि इसे जल्द से जल्द हल किया जा सके। जब से अम्मा जान की तबीयत ख़राब हुई थी, मैं सर रुबानी से इजाज़त लेकर इनके बंगले से अम्मा के साथ सरकारी रहायशगाह में इनके साथ रहता था, मगर अम्मा को अपनी सेहत से ज़्यादा मेरी शादी की फ़िक्र लगी रहती। आज भी वो पता नहीं किससे 4-5 लड़कियों की तस्वीर लेकर आई थी ताकि मैं इनमें से अपने लिए दुल्हन पसंद कर लूँ। एक लड़की ने बिल्कुल हानि की तरह दुपट्टा सर पे लेकर रखा था। सर के पीछे के हिस्से पे आगे से सर वैसा ही खुला था, वो भी ऐसी ही करती थी। दूसरी लड़की ने बिल्कुल इस जैसा मेकअप किया था, बहुत सलीक़े और नफासत से। तीसरी ने लाइट ग्रीन शर्ट पहन रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हानि ने इस बरसात वाले दिन पहन रखी थी। पता नहीं कहाँ से खरीद के लाई थी। बस सुबह से मेरे पीछे एक ही बात के लिए हाथ धोकर पड़ी थी कि मैं इसकी तारीफ़ करूं, बल्कि इस मकसद के लिए मुझे छत पे ज़बरदस्ती रोक के खड़ी थी कि मैंने कहा, भाई के अच्छी लग रही हो। टस से मस ना हुई, बोली, वैसी तारीफ़ करो जैसे फ़िल्मों में हीरो हीरोइन की करता है। सियाह काले बादल आसमान पर गरज रहे थे। मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाती थी। मैंने जान छुड़ाने के लिए कह दिया कि सब्र करो, बारिश होने वाली है। मेकअप उतर कर जब असल चेहरा मुझे नज़र आएगा, फिर दिल से जी भर के तारीफ़ करूँगा। बुरा मानकर चली गई। इस दिन के बाद फिर कभी ज़िद न की, जबकि सच तो ये था कि मैं तमाम उम्र इसकी तारीफ़ें करते गुजार देता तो उम्र ख़त्म हो जाती, लेकिन इसके हुस्न के क़सीदे ख़त्म न होते। लेकिन पता नहीं इस वक्त क्यों मुझे इतनी झिझक महसूस हो रही थी कि इसे इतना ही कह दिया, तुम परियों से भी ज़्यादा हसीन लग रही हो। मगर शायद किस्मत को हमारा बिछड़ना ही मंजूर था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के करीब ना आ सके और इसे भी एजाज़ की शक्ल में इसकी पसंद का लड़का मिल गया था। इसलिए वो इसके साथ चली गई और मुझे यकीन था कि वो बेहद खुश भी होगी। इसलिए तो कभी पलट कर ना किसी ने मिलने की कोशिश की और ना ही अपनी खैरियत की कोई इत्तला दी। अगर वो खुश है तो मुझे भी इसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं हर मोहब्बत की मंजिल पे मिलन हो। कभी कभी कहानियाँ अधूरी भी रह जाती हैं, जिन्हें हम चाह कर भी मुकम्मल नहीं कर सकते, और मेरी और हानि की कहानी भी शायद इनमें से एक थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी तमाम तस्वीरें साइड टेबल पर रखी, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश करूं, हानि मुझसे अलग नहीं हो सकती थी। वो मुझे हर जगह नज़र आती, हर वक्त, हर लम्हा मेरे पास रहते। मैं चाह कर भी ख़ुद को इससे जुदा नहीं कर सकता था। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और मैं वहीं खड़ा था। लेकिन क्यों खड़ा था? हानि के इंतज़ार में, जो कि अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। तो फिर मैं वहाँ क्यों रुका था? मेरे पास अपने इस पागलपन का कोई जवाब न था। मौजूदा रूबी बाई से खुद मिलने का फ़ैसला किया ताकि असल बात मालूम हो सके। दूसरे दिन शाम को एक अच्छा सा मिलने का फ़ैसला किया ताकि असल बात मालूम हो सके। दूसरे दिन शाम को एक अच्छा सा सूट निकाल के ज़ेबतन किया और रूबी के कोठे की तरफ चल दिया। बाज़ार में ग्राहकों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। मैं इसका पता पूछता इसके कोठे पे जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला था और तमाशाई आ जा रहे थे। अंदर से गाने और घुंघरों की झनकार बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ। रूबी सामने सुर्ख कालीन पर एक माहिर रक्सा की तरह महवे रक्स थी और तमाशा बीन इस पे पानी की तरह नोट बहा रहे थे। मैं भी एक कोने में बैठकर तमाशा देखने लगा। जितना पैसा इसके कदमों में पड़ा था, इससे साफ जाहिर था कि रूबी इस कोठे के लिए सोने का अंडे देने वाली मुर्गी थी, जो कि वो आसानी से किसी के हवाले नहीं करने वाले थे। रूबी के पास ही इसकी मालकिन नशीली बाई भी ब्लू साड़ी पहने बैठी अपनी ढलती जवानी को मेकअप की तहों में छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रात 12 बजे तक रक्स की ये महफिल जमी रही थी। इसके बाद रूबी के साथ रात गुजारने के लिए बोली शुरू हो गई।
20,000 जी पहली बोली सेठ शमशाद ने लगाई तो मेहरबान कदरदान। 20,000 एक, 20,000 दो, 25,000, 30,000 और आखिरकार 60,000 में ये बोली मेरे नाम हो गई थी। यानी अब सुबह तक रूबी मेरी थी। मैं कमरे में पहुंचा। कमरे के सामने दीवार के साथ जदीद तरस का कीमती बेड सुहाग रात की दुल्हन की तरह सजा हुआ था। कलियों और ताज़ा गुलाबों की खुशबू ने माहौल को ख़तरनाक हद तक मैसूर कुन बना दिया था। कमरे में टेबल पर चलती कैंडल्स अपने रहने वालों के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थे। मैंने अपने शूज़ उतारे और आराम से कंबल लपेट के बेड पर लेट के इर्द गिर्द के माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। अचानक दरवाज़ा खुला और रूबी अपने तमाम तर हशर सामानियों के साथ से आरास्ता खरामा खरामा छोटे छोटे कदम उठाती बेड की जानिब चली आ रही थी। नाइट सूट में इसका जिस्म साफ झलक रहा था। बिलाशुबा वो किसी भी मर्द के होश उड़ा सकती थी। जो ही इसने पाँव बेड पर रखने नाजुक पाँव में पहनी पायल छन छन बजने लगी, जैसे इस हसीना से मोहब्बत भरे शिकवे कर रही हो। मैंने एक नज़र इसकी तरफ देखा। वो शायद मुंतज़िर बैठी थी कि मैं कब इस पर चील की तरह झपटूं। मैं उठ के बैठ गया था और इसके करीब आ गया। इसकी सब्ज़ बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, सपना रूबी कैसे बनी? रूबी को जैसे करंट लगा। वो बेड से उछलकर खड़ी हो गई। क्या कहा तुमने? इसे अपनी समातों पर यकीन न आया। मैंने पूछा है कि सपना रूबी कैसे बनी। मैंने अपना सवाल दोहराया। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? रूबी शदीद परेशान हो गई थी। मेरा नाम इंस्पेक्टर समरान है और तुम्हारा केस मेरे पास है। मैं तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। मैंने मुख्तसर जवाब दिया और साथ में अपना कार्ड भी दिखा दिया। वो कुछ देर खामोशी से खला में खाली खाली नज़रों से घूरती रही, जैसे बोलने के लिए अल्फाज तलाश कर रही हो। मेरे बाबा एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे और एक रात हमारे घर वालों में से वो चुप हो गई। हमारे घर एक लंबी गाड़ी आई। वो कोई शहर का बहुत बड़ा रईस था और मेरे बाबा से अपने लाताल्लुक़ और मेरे बाबा से अपने नालायक और आवारा बेटे को पास करने का कह रहा था। बाबा ने न सिर्फ इसका काम से साफ इनकार कर दिया, बल्कि इसे जलील करके घर से निकाल दिया और इसी के बेटे को फेल कर दिया। और फिर इस रईस के आवारा बेटे ने अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुझे एक शाम जब मैं एकेडमी जा रही थी अगवा कर लिया। पहले किसी फ्लैट में एक माह मुझे क़ैद रखा। पहले ख़ुद जी भर के रेप किया। जितना हो सकता था मुझे पे तशद्दुद करके अपना गुस्सा निकालता रहा। फिर अपने फार्म हाउस पे ले गया और दोस्तों को भी दावत दी कि इस काम में इसका साथ दें। और मैं 3 माह वहाँ क़ैद इन शैतानों की हवस का निशाना बनती रही। फिर एक दिन इसके बाप को पता चल गया कि इसके बेटे ने किसी लड़की को अगवा करके फार्म हाउस पे रखा है। इसने डर हुआ कि कहीं इसका बेटा पुलिस के हाथ ना चढ़ जाए, इसलिए इसने मुझे वहाँ से निकाल के एक कोठे पे भेज दिया। और यूँ मैं सपना से रूबी बन गई थी और तब से अब तक मैं सपना से रूबी बन के मुसलसल हर रोज़ बिक रही हूँ। रूबी ने चंद मुख्तसर लाइनों में बात ख़त्म की। इस लड़के क्या और इसके बाप का नाम? मैंने इससे फिर सवाल पूछा। मैं नहीं लेना चाहती और ना ही कभी लूँगी। मैं इस अज़ियतनाक चैप्टर को ओपन करना नहीं चाहती जिसने मेरी रूह को छन्नी छन्नी कर दिया। तो फिर गुनहगार को सज़ा कैसे मिलेगी? मैंने अगला सवाल पूछा। मिल तो रही है गुनहगार को सज़ा। मैं हूँ ना गुनहगार, मुझे मिल रही है सज़ा। रूबी बुरी तरह सिसकी। घर वापस जाना चाहोगी? मैंने बात बदली। नहीं, मैं जिन रास्तों और ज़िल्लतों के जिस गड्ढे में गिर चुकी हूँ वहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये ज़िल्लत और रुसवाई तमाम उम्र मेरा पीछा करेंगी। और मुझे बार बार घसीट कर इन्हीं राहों में ले आएंगे। अब यही मेरा नसीब है। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। रूबी ने हारते हुए जवारी की तरह कहा था। मैं कुछ देर खामोश हो गया। इन लड़कियों के जब कोठे पर ट्रेनिंग की जाती है तो इनकी पूरी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि अब तुम समाज का सबसे गंदा, घिनौना और
बुरा रूप हो। अगर तुम यहाँ से भाग भी गई तो भी तुम जैसी लड़कियों को कोई शरीफ आदमी नहीं अपनाएगा। और अक्सर इनकी बात 100% नहीं तो 50% सच भी साबित होती है, क्योंकि अक्सर इनके घर वाले ही इनको कबूल नहीं करते और वो तमाम उम्र यहीं पड़ी सड़ती रहती हैं। देखो सपना, ज़िंदगी बार बार चांस नहीं देती दलदल से निकलने के लिए। अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हें मौका दे रही है तो तुम भी अपनी किस्मत का हाथ पकड़ के अपने आप को एक मौका और दो, नई ज़िंदगी शुरू करो। अगर तुम्हें ये डर है कि कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तो ख़ुद को इतनी बहादुर बनाओ कि तन्हा ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर तमाम उम्र जी सको। और वैसे भी तुम्हें क्या पता कि हो सकता है यहाँ से जाने के बाद इस गुनाह भरी ज़िंदगी को छोड़ने पर अल्लाह ताला ने तुम्हारे बारे में कितना अच्छा फ़ैसला कर रखा हो। तुम गायब का इल्म तो नहीं जानती कि तुम्हारे साथ सिर्फ बुरा होगा। दूसरी सूरत में भी दुनिया में कितनी ख़वातीन हैं जो शादी नहीं करती या जिनके शौहर अक्सर हादसात में इनसे बिछड़ जाते हैं, लेकिन वो जीना नहीं छोड़ती। अकेले तमाम उम्र सबका मुकाबला करती है, लेकिन हम बहादुरों की तरह ज़िंदा रहती है, डर डर के नहीं, ना यूँ सिसकते हुए। मैंने अपनी तरफ से सपना को समझाने की पूरी कोशिश की। ये मेरा नंबर है, अच्छी तरह सोच लो। जब तुम इस गंदगी से निकलने के लिए ख़ुद को तैयार कर लो तो मुझे कॉल कर देना। मैं तुम्हें यहाँ से आकर ले जाऊँगा। और इसके बाद मैं इसको वहीं छोड़ के वापस आ गया। दूसरे दिन मैं प्रोफेसर सुबान सपना के फ़ादर का एड्रेस मालूम करके इनके पास गया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि सपना इनकी इकलौती बेटी है, बेगम की वफ़ात हो चुकी है और वो अकेले तन्हा ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। इसलिए मैंने प्रोफेसर सुबान को अब किसी अंधेरे में ना रखने का फ़ैसला किया ताकि वो भी सच्चाई को कबूल कर सकें। काफ़ी देर वो सदमे की कैफियत में बैठे रहे, फिर बोले, तुम्हारे पास मेरी बेटी का नंबर है तो मेरी इससे बात करवाओ। मैंने सपना का नंबर पे मैसेज किया कि मुझे कॉल करें। चंद लम्हे बाद इसकी कॉल आ गई। मैंने प्रोफेसर सुबान को मोबाइल पकड़ा दिया। हेलो सपना बेटी, मैं तुम्हारा अब्बू। प्रोफेसर सुबान की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मैंने इनके कंधे पे हाथ रख के इन्हें तसल्ली दी। बाप की आवाज़ सुन के सपना बेचैन हो गई थी और हिचकियों की लेकर रोने लगी। शदीद सदमे से इसकी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बेटी प्लीज़ घर आ जाओ। तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे? बेटा तुम मेरी जान हो, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का करार हो। और तुमने खुद ही कैसे सोच लिया कि फ़ैसला भी कर लिया कि तुम यूँ सिसकती रहोगी और हम चैन से रह लेंगे? बेटा जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ये एक हादसा है, एक भयानक हादसा, और हादसा को भुला दिया जाता है। इनको खुद पे हावी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती मेरी बच्ची। पर बाबा लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? माइक से सपना की मध्यम सी आवाज़ उभरी। लोग जहन्नुम में जाए, मुझे अपनी बेटी से अजीज़ कुछ नहीं है। मैंने इंस्पेक्टर से कह दिया है कि तुम अभी इसी के साथ वापस आ जाओगी घर। मैं हर कदम पे जब तक मुझ में हिम्मत है अपनी बेटी के सर पर साया बन के खड़ा रहूँगा। मैंने प्रोफेसर सुबान से मोबाइल लेकर कॉल कट कर दी थी। वो अभी शदीद सदमे में थे। सपना ने वापस का ग्रीन सिग्नल दिया तो मैंने घर पहुंचकर सपना को वापस लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली और इस सिलसिले में सर रुबानी को इतला भी कर दी। वो भी मेरे प्लान से मुत्तफ़िक़ थे। रात 10 बजे रूबी बाई अपने साथियों के साथ किसी आवारा नौ दौलती के मकान पर नाचने के लिए पहुंच चुकी थी। हर शय तैयार थी, बस अब प्लान को अमली जामा पहनाना था। जो ही रात के 2 बजे और महफिल अपने उरूज पर पहुंची, ठीक हमारे बंदों ने इस मकान पे मीडिया की टीम के हमरा छापा मारा, जिसमें नशीली बाई समेत बहुत से मौज़ज़ीन भी पुलिस के हाथ चढ़ गए थे। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। अब लास्ट स्टेज सपना को इनके चुंगल से यूँ आज़ाद करवाना था कि इन लोगों को शक भी ना हो और इस लड़की की जान भी इनके चुंगल से हमेशा के लिए छूट जाए। इसके लिए हमने नशीली बाई को कोठे की बूढ़ी तवाइफ को मीडिया का कवरेज से डरा कर इस बात पर ख़ायल कर लिया क्या कि अगर वो इस
बदनामी से बचना चाहती है और ये चाहती है कि मीडिया में कोई बात ना फैले, तो इसके बदले में ये लड़की हमारे हवाले कर दूं। नशीली बाई इस सारी कार्रवाई से निहायत हवस बाख्ता हो चुकी थी और इस काम के लिए फ़ौरन तैयार हो गई। हमने इससे इनके हिसाब से कागज़ कार्रवाई मुकम्मल करवाई और लड़की यानी सपना को मेरे हवाले करने को कहा, जो कि वो हमारे सुपुर्द कर गई। और मैंने हवलदार अरशद की ड्यूटी लगाई कि वो सपना को बाहिफाजत इसके घर छोड़ आए, क्योंकि इस सारी कार्रवाई में मैं बहुत थक चुका था और अब तो काम भी हो चुका था, इसलिए घर जाकर आराम करने का इरादा था। 2:45 बजे जब मैं घर पहुंचा, अभी बिस्तर पर लेटने का सोच रहा था कि हवलदार अरशद की कॉल आई गई। सर, वो एक काले रंग की कार में कुछ लोग सपना को उठा के ले गए। वो शदीद परेशान था। मैंने फ़ौरन कंबल छोड़ा और फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाता इसकी बताई लोकेशन पर पहुंचा। शहर में जगह जगह नाके लगा दिए थे। मैं अपनी जीती हुई बाजी किसी कीमत पर हारना नहीं चाहता था। ये बाज़ारी लोग ऐसे ही होते हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। और मुझे तो पहले ही शक था कि ये लोग सपना को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, मगर ये भी शायद हम पुलिस वालों की ज़िद से वाकिफ़ नहीं होते। ठीक 1 घंटे बाद अगवाकारों की गाड़ी ट्रेस हो चुकी थी। गाड़ी सियालकोट की तरफ जा रही थी। मैंने अपने भरोसे के चंद बंदे साथ लिए और इसकी गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। गाड़ी थोड़ी सी तगोदो के बाद एक वीरान सी सड़क पर रोक ली गई और बहुत जल्दी हमने सपना को बाहिफाजत इस गाड़ी से निकाल लिया। गाड़ी में बैठे चारों बंदों में से एक की शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। खैर, इस वक्त इतना गौर न किया, क्योंकि फ़िलहाल सपना का बाहिफाजत इसके घर पहुंचना ज़्यादा अहम था। तमाम कार्रवाई ख़त्म करके मैं फिर शाम को थाने पहुंचा और इस केस को ख़त्म करने के लिए फ़ाइल मुकम्मल कर रहा था, जब सुबह गाड़ी में से सपना को अगवा करने वाले लोगों के नाम पे नज़र पड़ी। एजाज खटक। दिमाग ने फ़ौरन माजी की पूरी फिल्म आंखों के सामने चला दी। ओह, तो ये है मोहतरम एजाज खटक साहब, जिनके इश्क में मुब्तला होके हानि रंधावा अपना सब कुछ छोड़ के आ चुकी थी और ये मोहतरम तवाइफ़ों के कहने पर लड़कियां अगवा करता फिर रहा है। बहुत अफसोस हुआ हानि, मुझे तुम्हारी इंतखाब देख के। चलो, सियाने कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है। हानि के मामले में तो मुझे ये अंधी के साथ साथ बहरी और गूंगी भी लग रही थी। मैंने पता नहीं क्यों इस रईसज़ादे का एजाज खटक को अपने ऑफिस बुला भेजा। शायद दिल के किसी कोने में ये चोर भी छिपा बैठा था कि इससे हानि की खैरियत ही मालूम हो जाए। पहले तो इसने रिवायती अमीरों जैसी अकड़ दिखाई और किसी भी किस्म के ताउन या बातचीत से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हमारा केस इतना मजबूत नहीं था और इसे किसी भी वक्त अदालत से ज़मानत मिलने वाली थी। फिर मैंने निहायत ही हिकमत से काम लेते हुए एजाज को अपने हानि के हवाले से तारुफ करवाया और बड़े प्यार से हानि की खैरियत दरियाफ्त की। इसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इंस्पेक्टर रंधावा समरान? हानि को मैं क्यों घर से भगा कर ले जाऊंगा या इससे शादी करूंगा? मेरे और इसके दरमियान तो ऐसा कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। बस कॉलेज के दोनों दिनों में मेरी एक कज़न थी समीरा, जो इसकी क्लास फेलो थी। इसकी वजह से हानि के साथ थोड़ी इस्लाम दुआ या एक आधी बार गपशप हो जाती थी। एजाज ने मेरी पूरी बात सुनकर निहायत हैरानगी से मुझे जवाब दिया था। या तो ये बंदा मुझे बेवकूफ़ समझ रहा था या ख़ुद को बहुत चालाक, जो अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी गढ़ेगा और मैं इसकी बात पे आंख बंद करके यकीन कर लूँगा। देखो एजाज, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। एक जीती जागती लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, जो कि तुम्हारे साथ अपनी शादी की रात घर से भागकर जा चुकी है और तुम मुझे पता नहीं क्या क्या कहानी बना के बता रहे हो। सीधी तरह बताते हो हानि के बारे में या मैं अपना तरीक़ा इस्तेमाल करूँ? मैंने गुस्से से गरज कर कहा। देखिए इंस्पेक्टर रंधावा, आप जहाँ से मर्ज़ी मेरी तशवीश करवा ले, मेरे गांव, घर, ख़ानदान, दोस्तों, जिससे मर्ज़ी पूछ ले। मेरा सर रुबानी की बेटी हानि से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैंने इससे शादी की है।
एजाज ने बड़े एहतमाद से मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया। मैं लाजवाब हो चुका था। मेरे पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं खामोश होकर घर आ गया। लेकिन मुझे इस किस्म के इंसान पे एक रत्ती बराबर भी एतबार नहीं था, इसलिए मैंने इसकी मुकम्मल छानबीन करवाना शुरू कर दिया। ऐसा ना हो कि इसने हानि के साथ कुछ गलत किया हो और अब अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हो। सारा दिन बहुत मसरूफ़ रहा, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही पलकें खुद ब खुद बंद होने लगी। मगर अभी सोना नहीं था, अभी मुझे हानि का केस हल करना था। इसलिए जेब से एक सिगरेट निकाल के सुलगाया और लंबे लंबे कश लेने लगा। धुआं ऊपर की सिमत उठ रहा था कि अचानक हानि की आवाज़ आई। सिगरेट बुज़दिल पीते हैं और बहादुर पता है क्या पीते हैं? इसने ख्वाबनाक नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहा। क्या? मैंने हैरानगी से पूछा। दूसरों का खून, इसने शरारत से मेरे चेहरे पर अपने लंबे नाखून गाड़ते हुए कहा। और अगर मैं न छोड़ूं तो? मैंने इसकी नज़रों में झांकते हुए कहा। तो ठीक है, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, इसने सादगी से जवाब दिया। हानि, मैं सब छोड़ दूंगा। ये देखो, मैंने सिगरेट फेंक दी, मगर तुम मुझसे दूर न जाना। और मेरे देखते ही देखते हानि कहीं गायब हो गई। एकदम मेरी आंखें खुल गई। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था। उफ मेरे खुदा, ये ख्वाब था। ये एकदम एक अजीब ख्याल ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। अगर हानि ख्वाब बन चुकी हुई तो फिर तुम क्या करोगे? अगर इस दुनिया में इसका वजूद ना रहा तो? इस ख्याल के आते ही मुझे यूँ लगा जैसे मेरे बदन से किसी ने रूह खींच ली हो। नहीं नहीं, हानि ठीक होगी, बिल्कुल ठीक, मैं खुद इसे तलाश करूँगा। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और दोबारा बिस्तर पर लेट के सोने की कोशिश करने लगा। सुबह थाने पहुंचकर मैंने सबसे पहले काम यही किया कि एजाज खटक की मुकम्मल छानबीन के लिए एक बंदे की ड्यूटी लगाई और ख़ुद प्रोफेसर सुभान से मिलने के लिए चल पड़ा। थोड़ा सा दफ्तर का काम भी बाकी था, वो मुकम्मल करना था। दूसरा, सर रुबानी की भी हिदायत थी कि मैं अभी चंद दिन इनके घर का चक्कर लगाता रहूं, ताकि अगर कोई इनका दुश्मन इर्द गिर्द मौजूद भी है तो इसे पता चल जाए कि पुलिस सपना की हिफाजत कर रही है। पता नहीं, मुझे ये लग रहा था या ऐसा ही था कि जब से हानि सर रुबानी की ज़िंदगी से दूर हो गई थी, सर रुबानी जब भी किसी की बेटी का मामला होता तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। प्रोफेसर सुभान और सपना बिल्कुल ठीक थे। बिल्कुल प्रोफेसर सुभान की बहन अपने बेटे को साथ लेकर प्रोफेसर के घर रहने आ गई थी। सपना भी बिल्कुल ठीक थी और बातों ही बातों में प्रोफेसर सुभान ने मुझे बताया था कि मेरी बहन का बेटा सपना से शादी करना चाहता है और वो इसी सिलसिले में आए हैं और प्रोफेसर को उम्मीद थी कि जुनैद बहुत अच्छा और नेक लड़का है और सपना भी जल्दी ही इससे शादी के लिए मान जाएगी। मेरी वहाँ बैठे बैठे जुनैद भी आ गया था। मैंने इससे सलाम दुआ की। लोगों को जांचने का जितना तजुर्बा मुझे था, इस लिहाज में तो मुझे चंद जुनैद काफ़ी माकूल इंसान लगा था। घर आकर मैंने सारी बात सर रुबानी को बताई, वो भी मुतमईन हो गए। दूसरे दिन एजाज खटक के बारे में रिपोर्ट मेरी टेबल पर पहुंच चुकी थी। मैंने जल्दी से फ़ाइल खोल के देखी। एजाज की शादी आज से 4 साल पहले इसके ख़ानदान में ही हो चुकी थी। इसके अलावा इसने कोई खुफिया निकाह भी नहीं किया था। इसके घर वालों के रिश्तेदारों दोस्तों में से ऐसी कोई मालूमात नहीं मिली थी जिससे पता चल सके कि हानि का एजाज से कोई ताल्लुक़ था। रिपोर्ट पढ़ के मैं शदीद परेशान हो गया था। अब इस सिलसिले में सर रुबानी से बात करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हानि के बारे में वो मुझसे ज़्यादा जानते थे। शाम को मैंने गाड़ी निकाली और सर के बंगले में इनसे मिलने गया। बल्कि बीबी के पास कुछ देर बैठने के बाद भी मैं हानि के कमरे में आ गया। मलिका बीबी के पास कुछ देर बैठने के बाद मैं हानि के कमरे में आ गया। पूरे कमरे में हानि की खुशबू बसी हुई थी। सर रुबानी ने हानि के कमरे की चाबी मुझे दे दी थी ताकि मैं जब यहाँ रहने आऊँ तो इसे इस्तेमाल कर सकूँ, और मैंने हानि की कोई चीज़ नहीं छेड़ी थी। जो शय जहाँ रखी थी
वहीं पड़ी थी। सर रुबानी मुझसे मिलने कमरे में आए गए थे। पहले तो वो भी मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। जब मैंने इन्हें एजाज खटक की फ़ाइल दिखाई तो वो खुद हैरत ज़दा रह गए थे। समरान बेटा, ये एजाज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? सर रुबानी ने परेशानी में कहा। सर, अगर वो झूठ बोल रहा होता तो हमारे पास क्या सबूत है जिससे हम ये साबित कर सकें कि हानि इसके पास है और वो छुपा रहा है? सर रुबानी खामोश हो गए। समरान, मुझे लग रहा है कि हमें हानि के बारे में पता करवाना चाहिए था, मगर अब 8 साल बाद हम किस से इसके बारे में पूछें? सर रुबानी बेहद परेशान हो गए थे और इनकी आंखों में हानि का नाम सुनते ही जो शदीद नफ़रत की लहर मुझे नज़र आती थी, आज वो भी ख़त्म हो चुकी थी और इस नफ़रत की जगह एक बाप की अपनी बेटी के लिए फ़िक्र नज़र आ रही थी। सर, मुझे लग रहा है कि हमें हानि के केस की दोबारा तफ्तीश करनी चाहिए। आप सुबह थाने में हानि की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं, इसके बाद फिर अगला मरहला देखते हैं। मैंने सर रुबानी को मशवरा दिया। मगर बेटा, इस सिलसिले में हमें सिर्फ एक बंदे एजाज के बारे में पता है जिसकी तफ्तीश तुमने करवा ली है, और तो हमें कुछ पता नहीं। चले सर, देखते हैं, मगर जो भी होना हो हानि का पता चलाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा न हो कि वो किसी मुश्किल में हो, फंसी हो और हम कुछ और समझ रहे हों। सर रुबानी ने इस बात में सर हिला दिया। रात सारी मैं हानि के कमरे में बैठा इसे याद कर रहा था। जब से मुझे इस हकीकत का इल्म हुआ कि हानि का एजाज से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, तो मेरी अंदर की बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो गया था। मगर अब ये मामला हानि के मिलने पर ही हल हो सकता था कि वो फिर घर से किसके साथ और क्यों गई, और ये भी हो सकता है कि वो कहीं गई ही ना हो, इसे अगवा किया गया हो। अगवा, मगर क्यों? मैंने यूं ही लाइल्मी में उठकर हानि की चीज़ें चेक करनी शुरू कर दी थी, मगर वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मुझे हानि के बारे में कुछ बता सके। हानि के दोस्तों को भी मैं जानता था, सिवाय 1-2 लड़कियों के, और जिन दिनों हानिया गायब हुई तो वो कॉलेज में ज़्यादातर एजाज की इस कज़न समीरा के साथ काफ़ी वक्त गुजारती थी। मुझे इस समीरा नाम की लड़की से ज़रूर मिलना चाहिए, शायद कुछ पता चल सके। मैंने अपने आप को एक छोटी सी उम्मीद की किरण थमाते हुए कहा। दूसरे दिन मैंने एजाज को कॉल की और इससे समीरा का एड्रेस मालूम करने लगा। पहले तो वो हिले बहाने करता रहा। जब इसे मालूम हो गया कि मैं टलने वाला नहीं हूँ तो इल्तिजाइया लहजे में बोला, इंस्पेक्टर रंधावा, समीरा मेरी सिर्फ कज़न ही नहीं बल्कि बहनों की तरह अजीज़ है। इसके ससुराल वाले थोड़े शक्की मिजाज और वहमी से हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाएं। इससे बेहतर है कि आप समीरा से फ़ोन पर बात कर लें। मैं इसे सब कुछ बता देता हूँ। मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद एजाज ने मुझे समीरा का सेल नंबर भेज दिया। मैंने रात को इसे कॉल की और सारी बात बताई। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, इंस्पेक्टर रंधावा, आप मुझसे कल मेरे मामा बाबा के घर शाम 5 बजे मिल लें, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं फ़ोन पर आपको वो सब ना समझा सकूं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अंधा क्या चाहे दो आँखें। मुझे हानि से ज़्यादा कुछ भी प्यारा न था। दूसरे दिन मैं बार बार घड़ी की तरफ देखता, वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि समीरा ज़रूर हानि के बारे में सब कुछ जानती है, वो मुझे ज़रूर इसका पता बता सकती है। आखिर खुदा करके 4 बजे और मैं समीरा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। मुलाजिमों ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और समीरा मुझसे मिलने आ गई। ये क्या इंस्पेक्टर रंधावा, आपने सिर्फ चाय पी, साथ कुछ भी नहीं लिया? समीरा ने खाने की ट्रॉली की तरफ देखते हुए शिकवा किया। नहीं, बस काफ़ी है मिस समीरा, मेरा ख्याल है कि हमें इस मौजू पर बात कर लेनी चाहिए जिसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैंने समीरा का बेबाक सा रूप नज़रअंदाज करते हुए कहा। इधर देखो मेरी तरफ। अचानक समीरा सोफे से उतरकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं भी इसकी इस हरकत पर सटपटा कर इसके सामने खड़ा हो गया। मेरी आंखों में झांक के देखो कि मैं शादी के बाद कितनी खुश हूँ, इसने बिला किसी खौफ मेरे तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? मगर तुम्हें इन बातों से क्या दिलचस्पी होगी, क्योंकि तुम हमेशा से इस
हानि का मजनू जो बना रहा, तुझे किसके जज्बात की क्या परवाह। समीरा का रंग गुस्से से मुतगय्यर हो चुका था। तुम्हें पता है मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हें चाहा, लेकिन जब भी मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की वो हानि कमीनी छलांग लगाकर हमारे दरमियान आ जाती और तुम मुझे नज़रअंदाज करके इसका हाथ पकड़ के और इसके साथ चले जाते। समीरा के इंकशाफात मेरे लिए किसी धमाके से कम न थे। तो तुमने हानि के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? अपने रखाबत के जज्बे से मजबूर होकर मैंने अपने अंदर के शक को ज़बान से कह दिया था। हानि वो बेख्तियार ऊंचा ऊंचा हंसने लगी थी, जैसे इस पर जुनून का दौरा पड़ गया हो। नहीं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, इसने खुद ही अपने साथ किया जो किया, क्योंकि वो एक पागल और बेवकूफ़ लड़की थी। क्या क्या हानि ने मेरा दिल खौफ और दहशत से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो मुझसे कहती थी कि इसे समरान से मोहब्बत है और वो मेरी मोहब्बत से शादी करना चाहती है, मगर इसे ये लगता था कि तुम इससे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए वो मुझसे ऐसे तरीके पूछती रहती जिससे तुम इंस्पेक्टर रंधावा हानि के सामने घुटनों के बल झुक के अपनी मोहब्बत का इजहार कर सको। और मैं इस बेवकूफ़ को बस मशवरे देती रहती। अमल वो खुद करती थी, पागल लड़की। इसे पता ही न था कि मैं तो इसे समरान रंधावा की ज़िंदगी से बहुत दूर भेजने की प्लानिंग कर रही हूँ, इतनी दूर कि फिर इस चुड़ैल का साया भी तुम पर ना पड़ सके, और इसके बाद मैं निहायत आसानी से तुम्हें अपना बना लेती। वो आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर बोल रही थी। समीरा, जल्दी बताओ तुमने हानि के साथ क्या किया, मेरा दिल डूब रहा है। नहीं इंस्पेक्टर, आप फिर गलत कह रहे हैं, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने इसे तुमसे दूर रहने और एजाज से झूठी मोहब्बत का ड्रामा रचाने को कहा और वो मान गई। पर फिर इसके बाप को इस बात का पता चल गया और इससे पहले कि हमारा राज खुलता मैंने इससे कहा कि अपने बाबा को बता दो कि एजाज इनके दुश्मन का बेटा है। इस तरह 2-3 दिन घर में टेंशन होगी और फिर सारी बात आई गई हो जाएगी। लेकिन इसके बाप ने तो एक अलग ही काम कर दिया। वो अपना सारा ख़ानदान इकट्ठा करके हानि का तुमसे निकाह करवाना चाहता था। मुझे बिजली की तरह झटका लगा। मुझसे निकाह? हाँ, इस पागल ने खुद बड़ी खुशी से मुझे ये खबर सुनाई कि बाबा जान मेरा निकाह समरान से करवा रहे हैं, ताकि मैं आइंदा इस कस्म की हरकतें ना करूं जो एजाज से मोहब्बत का ड्रामा करके की थी और मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। बेवकूफ़, मैंने तो ये सब इसे तुम्हारे दिल से दूर करने के लिए किया था, मगर ये सब तो उलट हो गया था। उलट हो गया। अब मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना था, वरना सब ख़त्म हो जाता। तो फिर क्या किया तुमने? मैंने एक लड़की को पैसे देकर एक ड्रामे के लिए तैयार किया और वो लड़की पैसों के लालच में हानि के पास गई और ख़ुद को तुम्हारी मोहब्बत ज़ाहिर किया, जो कि हानि को पता नहीं था, और पूरी अदाकारी करके इसे अच्छी तरह यकीन दिलाया कि समरान भी इससे मोहब्बत करता है और बहुत जल्द वो इससे शादी करना वाला है। और वो बेवकूफ़ इसकी बातों में आ गई और अपने बाबा के सामने झूठ बोलकर कि वो सिर्फ एजाज से मोहब्बत करती है और इससे शादी करना चाहती है, इनकार कर दिया। रुबानी सर ने बात दबा ली और इस डर से कि कहीं हानि वाक़ई एजाज से शादी ना कर ले, अपने भतीजे को अमेरिका से बुलाया इससे हानि की शादी के लिए, और हानि बुरी तरह फंस गई थी। फिर इसने मुझसे मशवरा मांगा तो मैंने इसे मशवरा दिया कि वो एजाज का नाम लिख के घर से भाग जाए, और वो वाकई भाग गई। समीरा ने निहायत सफाकी से बात ख़त्म करके कहा। मेरा दिल चाहा कि एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद करूं जो कुछ इसने किया। कम अज़ कम इसे एहसास तो हो कि इसने गलत किया है। मगर इंस्पेक्टर रंधावा, हानि तो चली गई, पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। तुम क्यों इसकी फ़िक्र में इतने दबे धसे हुए जा रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, सिर्फ एक इशारा कर दो, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे कदमों में उम्र गुजारने आ जाएंगी। समीरा ने मेरे करीब आकर मेरे गले में बाहों डालकर सरशारी से झूमते हुए कहा, पीछे करो अपने हाथ। मैंने इसे झटक कर अपने से परे हटाया।
मुझे तुम जैसी घटिया ज़लील और कमीनी औरत का साथ तो क्या, शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। मैं गुस्से में शदीद उम्र गुजारने आ जाएंगे। समीरा ने मेरे करीब आकर मेरे गले में बाहें डालकर सरशार से झूमते हुए कहा, पीछे करो अपने हाथ। मैंने इसे झटक कर अपने से परे हटाया। मुझे तुम जैसी घटिया जलील और कमीनी औरतों के साथ तो क्या, शक्ल देखने भी गवारा नहीं है। मैं गुस्से में शदीद कांप रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि इसका गला दबा दूं। एज़ यू विश माई डियर, मगर जब गुस्सा उतरे तो मेरी ऑफ़र ठंडे दिल और दिमाग से गौर करना। मैंने इसकी बात सुनी अनसुनी करके तेज़ी से बाहर निकल आया। उफ़ मेरे खुदा, ये हानि क्या किया तुमने? कहाँ चली गई तुम? और फिर सारी ज़िंदगी एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश न की। मैंने बहुत दिनों बाद गाड़ी में से सीडी प्लेयर को ऑन किया और अपनी पसंदीदा शायरी सुनने लगा जो एक बार हानि ने मुझे सेंड की थी। वो सैराब सा था या शराब सा था, वो मेरे लिए तो ख्वाब सा था। जो भी था, पर ये तो तय है कि तमाम उम्र मेरे आँख सा था। इसे जी भर के देखने की हसरत न गई, इसके दीदार का खुमार न गया, इसके बेरुखी न गई, मेरे दिल से इसका प्यार न गया। पता नहीं कितनी बार रिवर्स करके मैंने इसे सुना था। घर पहुंचकर भी मेरा दिल और दिमाग कंट्रोल में नहीं आता था, इसलिए यही बेहतर समझा कि सो जाऊं। अभी ये सोच ही रहा था कि सर रुबानी की कॉल आ गई। समरान बेटा, हानि का पता चल गया है, वो अमेरिका में अपनी फुप्पू के पास है, सर रुबानी ने इंकशाफ किया। सर रुबानी की कॉल के बाद मेरे लिए घर पे रुकना नामुमकिन हो गया था। मैंने गाड़ी निकाली और इनके बंगले पर पहुंच गया। सर रुबानी अपने कमरे में इजी चेयर पर विराजमान थे। मुझे देखते ही मेरे आने की वजह जान के और बग़ैर मुझसे कोई सवाल जवाब किए अपना सेल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सेल की चमकती स्क्रीन पर नज़र डाली। हानि ने सर को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, बाबा जानी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं आपसे अपने रवैये की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है कि बाहैसियत बेटी मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाबा जानी यकीन करें, मैं जिन हालात से गुज़र रही थी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे इस वक्त जो ठीक लगा मैंने कर लिया। मैं पहले 2-3 माह दादी के पास रही, फिर दादी ने मुझे यहाँ अमेरिका में छोटी फुप्पू के पास भेज दिया। बाबा जानी, दादी और फुप्पू आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया और साथ में धमकी भी दे दी कि अगर किसी ने भी मेरे बारे में आपसे बात की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। बाबा जानी, यहाँ अमेरिका में आके मैंने मेडिकल में दाखिला लिया और अब आपकी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन चुकी है। बाबा जानी, मैं यहीं पर एक बहुत अच्छी पाकिस्तानी फैमिली है, इनके बेटे से शादी कर रही हूँ, मगर फुप्पू की ज़िद है कि पहले अपने बाबा जानी से बात करूँ, आपसे इजाज़त लूँ। बाबा जानी, मुझे में आपसे बात करने का तो हौसला पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये सब लिख के भेज रही हूँ। साथ में इस लड़के की तस्वीर भी है, जो मुझे अपने राय के बारे में ज़रूर आगाह कर देना और हो सके तो पिछली तमाम गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दिए। मामा जानी को मेरा बहुत सारा सलाम और प्यार कहेगा। फ़क्त आपकी बेटी हानि। मैंने मैसेज पढ़ने के बाद मोबाइल सर के नज़दीक टेबल पर रखा और बेजान क़दमों से आहिस्ता आहिस्ता चलकर कमरे की तरफ चल दिया। कमरे का लॉक खोलकर मैं जूतों उतारे बगैर ही बेड पर ढेर हो गया। दिल पे बेहद बोझ था। जहन में यूं लग रहा था जैसे तूफ़ान आ गया हो। ये किस्मत बार बार मुझसे ऐसा मजाक कर रही थी। मुझे इतनी उम्मीद दिला के ये एकदम फिर उम्मीद का दामन मेरे हाथ से छीन लिया था। मैं एक बार फिर आसमान से ज़मीन पर आ गया था, वो भी मुंह के बल। हानि ने सारे मैसेज में एक बार भी कहीं मेरा नाम तो दूर जिक्र तक नहीं किया था, और मैं यहाँ दिन रात पागलों की तरह इसे तलाश करता रहा, और वो वहाँ किसी और के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली थी। लाख चाहने के बावजूद पहली बार आँख से आंसू ज़बरदस्ती बहने लगे थे। काश मेरे पास
میرے بس میں ہوتا تو میں اتنی زور سے چیختا کہ میرے بلبلانے کی آواز ہانی تک جا سکتی، اور اسے پتہ چلتا کہ کوئی اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر اس نے تو ایک بار مجھ سے بات تو دور میسج کرنا بھی گوارا نہ کیا اور خود ہی اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ پتہ نہیں رات کا وہ کون سا پہر تھا جب اس گھر کے خاندانی نوکر غلام علی عرف گاما نے میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میرے باہر نکلتے پر پتہ چلا کہ سر ربانی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ اپنے کمرے میں بے ہوش ہو چکے ہیں۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا ان کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کے سر کو گاڑی میں سوار کیا اور پتہ نہیں میں کتنی سپیڈ سے گاڑی دوڑاتا نہیں بلکہ اڑا کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ صبح کی روشنی ہلکی ہلکی پھیلی تھی۔ میں اور گما دونوں نماز پڑھ کے واپس ایمرجنسی میں سر ربانی کے پاس آ گئے تھے، مگر ان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت شوٹ کر گیا تھا۔ کسی بڑے حادثے سے تو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، مگر ان کی حالت بہت سیریس تھی۔ گما مجھ سے اجازت لے کر گھر چلا گیا تاکہ بی بی ملکہ کو سب کچھ بتا سکے اور کچھ ضروری سامان بھی لانا تھا۔ میں سر ربانی کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اچانک ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ سے ہلے اور میں نے ان کی بے جان سی آواز سنی، ہانی۔ وہ اس حالت میں بھی ہانی کو یاد کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر سے ربانی کو ہوش میں لانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ شام تک سر ربانی کی حالت میں کچھ بہتری نظر آئی تھی اور ملکہ بی بی بھی گاما کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ سر ربانی نے آنکھیں تو کھول دی تھی لیکن ابھی کچھ بول نہیں رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سر کو کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ ملکہ بی بی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، بیٹا میں آ گئی ہوں، تم اب گھر جا کے تھوڑا دیر آرام کر لو۔ میرا دل نہیں چاہ رہا سر کو یوں ہاسپٹل میں چھوڑ کے گھر چلے جاؤں۔ میں نے ملکہ بی بی کو دوبارہ گاما کے ساتھ گھر بھیج دیا اور خود سر کے نزدیک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سر کبھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھول لیتے، کبھی پھر غنودگی میں چلے جاتے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا تھا جیسے سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پر کہہ نہیں پا رہے۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد وہ پرسکون ہو کے سو گئے تھے۔ مجھے بھی نیند آ گئی۔ رات کے 2 بج رہے ہوں گے جب ہاسپٹل کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو سامنے گاما کے ساتھ ہانی کھڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے یہاں سے گئی تھی، ویسے ہی غصہ، وہی چہرے کا سٹائل، وہی ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے جیسے ابھی بھی کسی سے تازہ لڑ کر آ رہی ہوں۔ بس ڈریسنگ تھوڑی ویسٹرن ہو گئی تھی۔ مجھ سے کچھ کہے سنے بغیر تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی اور سر کے قریب کھڑی ہو کر خاموشی سے ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگی۔ میں نے گامے کو اشارہ کیا کہ وہ واپس چلا جائے کیونکہ گھر میں ملکہ بی بی اکیلی تھی۔ وہ سر جھکا کے واپس مڑ گیا تھا۔ میں واپس اپنی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا، مگر ہانی آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا اپنی جگہ سے جمی کھڑی سر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ ہانی، سر صبح سے پہلے شاید نہ جاگیں۔ بالآخر میں نے خاموشی توڑی تھی۔ وہ وہاں پر رکھی دوسری کرسی میرے قریب کھینچ کر بیٹھ گئی تھی اور پھر ساری رات میں کن آنکھوں سے بار بار ہانی کی طرف دیکھ کر اپنی جلتی آنکھوں کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتا رہا، جیسے کوئی روزے دار سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے لہروں کے دیدار سے ہی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پوری رات ہانی نے مجھ سے ایک بار بھی کلام نہ کیا، بس خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ صبح کی نماز کے بعد میں یوں ہی بے سبب ہی دن چڑھنے تک مسجد میں بیٹھا رہا اور پھر جب واپس کمرے میں پہنچا تو سر ربانی ہانی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ باپ بیٹی کے درمیان دخل دینا اچھا نہ لگا۔ سر ربانی نے مجھ سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
اور ہانی نے میرے بیٹھتے ہی اپنی بات جہاں سے چھوٹی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی، اپنے کالج کی باتیں، دوستوں کی، دادی کی، پھپھو کی۔ ہانی سر ربانی سے دل کی ہر بات کہہ رہی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں بس ایک ہی بات بار بار گھوم رہی تھی۔ ان سب سالوں میں ہانی کی زندگی میں شاید کہیں نہیں تھا۔ اس نے میری طرف ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ کافی وقت ہو چکا تھا، میں نے سر ربانی سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ دل بے حد بوجھل تھا، بدن تھکاوٹ سے چورتا، جیسے لمبے راستوں کے مسافر جب تمام عمر سفر کرنے پر اپنے منزل پر پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کوئی ان کا ہے ہی نہیں۔ وہ ساری عمر غلطی پہ سفر کرتے رہیں تو پھر سوائے تھکن کے انسان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ شام کو بھی میں نے سر کو کال کر کے خیریت پوچھ کی۔ دل وہاں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، ایک عجیب سی اداسی، بے بسی، بیزاری سی طاری تھی۔ گھر پہنچا تو اماں نے میری پسند کی شامی کباب اور ابلے ہوئے چاول بنائے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد اماں سے سر ربانی کی باتیں کرتا رہا۔ جب انہیں ہانی کے بارے میں بتایا تو وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے اپنی ہانی سے ملوا کے لاؤ۔ مجبوراً انہیں ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچا تو ہانی کا تو پتہ نہیں، لیکن سر ربانی مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھے۔ ہانی سے ملنے کے بعد اماں سر ربانی کی خیریت پوچھنے لگی۔ کہاں تھے صبح سے؟ میں صبح سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، ہانی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا ویٹ کیوں کام تھا تو کال کر لیتی۔ مجھے اس کے بے تکلفانہ مخاطب کرنے پر کافی حیرت ہوئی، جیسے وہ رات سے منہ سجا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے میں تو ایک بار بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے کوئی بات کروں، جیسے مجھے اپنا نمبر، ایڈریس سب کچھ دے کر گئے تھے کہ وہ بہت ضروری استعمال کر لو تو وہ تنک کر بولی تھی۔ ایک رتی برابر مزاج نہیں بدلا تھا محترمہ کا، تو دوسروں سے لے لیتی، ویسے ایسا بھی کیا ہے؟ ایمرجنسی کام تھا، میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اس نے گھور کے میری طرف دیکھا اور میرا بازو پکڑ کے بولی، چلو میرے ساتھ، اور میں بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور پہلے مجھے اس کے اندر دھکا دیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ دوپٹہ تو پہلے بھی کم لیتی تھی، اب تو اس جھنجٹ سے ہی خود کو آزاد کر لیا تھا۔ جینز کے ساتھ پنک شرٹ پہنے وہ مشرق میں کوئی مغربی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بائی دا وے، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر سوال پوچھا۔ ہانی نے اپنے براؤن بالوں کو چہرے سے ہٹا کے ایک طرف کیا اور میری طرف کھایا جانے والی نظروں سے دیکھ کر کہا، جہنم میں۔ اچھا، تو جہنم میں سیدھا جائیں گے یا راستے میں کہیں سٹے بھی کریں گے؟ لو، کر لیا سٹے، چلو اترو اب گاڑی سے نیچے۔ ہانی نے سڑک کے ایک طرف گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ ہانی، کیا بات ہے؟ اتنی دور کیوں لائی ہو مجھے؟ کیا کام ہے وہیں بتا دیتی، میں نے تنگ آ کر کہا۔ نہیں، یہ بات بڑوں کے سامنے کرنے والی نہیں تھی، وہ برا مان لیتے۔ ہانی نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ کون سی بات؟ مجھے اب اس کی سسپنس سے کوفت ہونے لگی تھی۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، انسپکٹر سمران رندھاوا؟ ہانی نے میری طرف رخ کر کے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کے سوال پر کافی حیرت ہو رہی تھی۔ تو کیا آپ مجھ سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ ہانی نے بڑے سکون سے کہا۔ میرے بدن میں جیسے کرنٹ دوڑنے لگا تھا۔ شادی تم سے؟ یوں، مگر ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے؟ ہم گھر جا کر بڑوں سے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے فوری طور پر اس سے اچھا جواب اور کوئی یاد نہ آیا۔ مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے، بس۔ ہانی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے اس ڈر سے فوراً ہاں کہہ دیا کہ کہیں یہ اپنا ارادہ بدل ہی نہ دے۔ تو ٹھیک ہے، کل صبح 10 بجے ہماری شادی ہے، تم 9 بجے کورٹ پہنچ جانا، میں وہیں پہنچ جاؤں گی۔ 10 بجے ہمارا نکاح ہو جائے گا اور وہاں گواہ بھی ساتھ لے آنا۔ مگر ہانی، سر ربانی ابھی ہاسپٹل میں ہیں، ان کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اس طرح کورٹ میں جا کے شادی؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اب بالکل ٹھیک ہے اور صبح گھر آ جائیں گے، اور آخر بات کل میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو کوٹ آ جانا، کیونکہ پرسوں میری فلائٹ ہے اور میں واپس امریکہ چلی جاؤں گی، ہانی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ رات بھر میں سوچتا رہا، یہ لڑکی خود بھی مرے گی اور مجھے بھی مروائے گی۔ جب سر ربانی کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ میرا تو سوچ سوچ کے 2 کلو خون خش ہو چکا تھا۔ ہر بار کی صبح ہوتی ہے اور اس رات کی صبح بھی ہو گئی تھی۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ سر ربانی کو کال کی، وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر چلے گئے تھے۔ 8 بجے والے تھے۔ میں نے اپنا بہترین سوٹ پہنا، اپنے بھروسے کے 3 بندوں کو ساتھ لیا اور کورٹ پہنچ گیا۔ ٹھیک 9:30 بجے بھی آ گئے، مگر ایک بڑا سا عبایا لپیٹے، چہرے پر نقاب ڈال کر رکھا تھا۔ ٹھیک 9:30 بجے ہانی بھی آ گئی، مگر ایک بڑا سا عبایا لپیٹے، چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ اف میرے خدایا، اب یہ کیا ڈرامہ کرے گی یہاں؟ مجھے سچ میں ہانی کے ارادے سے خوف آنے لگا تھا۔ مگر اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کیا اور نکاح کے بعد نکاح نامے کی کاپی لے کر چلی گئی، اور میں خاموشی سے واپس آفس آ گیا۔ جو بھی تھا، دل آج بہت خوش تھا، بے حد خوش۔ ہانی آخر کار میری ہو چکی تھی اور یہ خواب نہیں حقیقت تھی، مگر افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میرے پیارے میرے اس خوشی میں شرکت نہیں کر سکے۔ آج پتہ نہیں کیوں میرا بات بات پر مسکرانے کو دل چاہ رہا تھا۔ دوسرے دن شام کو میں سر ربانی کا پتہ لینے ان کے بنگلے پر گیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا ہانی کو دیکھنے کو بہت دل چاہ رہا تھا۔ سر ربانی بہت بہتر تھے اور کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ میں نے ہانی کا پوچھا تو بولے اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں ان سے اجازت لے کر گھر واپس مڑنے لگا۔ جو ہی گاڑی کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھا تو سامنے کا منظر دیکھ کے دل دھک سے رہ گیا۔ ہانی سرخ لہنگا پہنے دلہن بنی آرام سے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ہانی، اب یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم یوں اس حالت میں آ کر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ میں نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ تو دیکھ لے، میں کیا کروں؟ دلہن ہوں تمہاری، تم نے شادی کی ہے میرے ساتھ، چلو مجھے اپنے ساتھ لے کر، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں بس، اس نے دو ٹوک کہا۔ اف میرے خدا، ہانی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بچوں جیسی حرکتیں ہے تمہاری۔ چلو شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، میں کوئی مناسب موقع دیکھ کر سر سے بات کروں گا اور لے جاؤں گا تمہیں یہاں سے۔ اب مجھے اس کی حرکتوں پر واقعی غصہ آنے لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں ایسے کرتی ہوں کہ صبح کی فلائٹ پکڑتی ہوں اور واپس چلی جاتی ہوں۔ تمہارے پاس پھر بہت وقت ہوگا، 10 سال، 20 سال، بلکہ پوری عمر ہوگی۔ تم آرام سکون سے سب کو یہاں پر راضی کرنا، جب سب مان جائیں گے تو مجھے پھر بتا دینا، میں واپس آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے سکون سے سب کو مناؤ، میں جا رہی ہوں۔ اس نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ہانی رکو رکو، میں اسے آواز دینے لگا، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ اب صرف ایک کام ہو سکتا تھا اسے روکنے کے لیے، اور میں نے بجلی کی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور اسے زبردستی گود میں اٹھا کے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چلا دی۔ جہاں کہاں تھا مجھے خود معلوم نہیں تھا، وہ بھی خاموشی سے جانا کہاں تھا مجھے خود معلوم نہیں تھا، وہ بھی خاموشی سے میرے پہلو میں بیٹھی رہی تھی۔ پہلے سوچا ہوٹل چلتے ہوں، مگر اگر وہاں کسی نے دیکھ لیا تو؟ نہیں، کچھ اور سوچتا ہوں، کسی دوست کے گھر، مگر میں کون سا ہانی کو بھگا کے لے جا رہا تھا جو یوں دوستوں کے گھر پہنچتا؟ آخر دل بڑا کر کے ایک فیصلہ کیا اور گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ گیٹ سے دھڑکتے دل سے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چوکیدار نے سلام کیا اور حیرانگی سے دلہن بنی ہانی کی طرف دیکھنے لگا۔ گھر پہنچ کر میں نے ہانی کو اپنے کمرے میں بٹھایا اور اماں کو بلانے چلا آیا۔ اماں بھی اس اچانک صورتحال سے گھبرا گئی تھی، پھر خاموش ہو کے ہانی کے سر پر پیار دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ہانی کی طرف دیکھا، وہ بڑے آرام سے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر
रत्ती भर भी परेशानी के आसार नहीं थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब पहुंचा। पता नहीं क्यों मुझे इसकी हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। हानि क्या ज़रूरत थी ये सारा ड्रामा करने की। मैं खुद सर से मुनासिब मौके पर अपनी शादी की बात कर लेता। अब इन्हें इस तरह पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, और पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैंने हानि के करीब बैठते हुए कहा, तुम वाकई इतने बेवकूफ़ हो या मुझे लगते हो? यानी एक सजी सजाई दुल्हन तुम्हारे सामने बैठी है और बजाय इसके तुम मेरे बारे में सोचो अभी भी लोगों के बारे में सोच रहे हो। यानी तुम्हें मुझसे ज़्यादा लोगों की फ़िक्र है। हानि आस्तीन चढ़ाती हुई बोली थी। वैसे कह तो वो ठीक रही थी। मैंने अभी तक इसे उंगली से छूने की भी कोशिश नहीं की थी, मगर मुझे पता नहीं क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा था। समरान, ये दुपट्टा ज़रा उतारना मेरे सर से। इसने सर से भारी दुपट्टा को खींचते हुए कहा, जो कि पिने लगा लगा कर इसके बालों से जुड़ा हुआ था। मैंने इसके करीब होकर दुपट्टा की पिने उतार के इसे इसके सर से उतारा। नाराज़ हो? वो मेरा हाथ पकड़कर बोली। नहीं यार, मगर ये सब क्यों करती हो तुम? यूँ सबको परेशान करके रख देना। मुझे बता देती कि मुझे तुम्हारे पास आना है, मैं अम्मा को ही बता देता। अब वो देखो कितनी परेशान होगी। मैं अच्छा सॉरी, आज के बाद कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं करूँगी, बल्कि तुम्हें बता के फिर सब उल्टी सीधी हरकतें क्या करूँगी। अब खुश? चलो अब मुझे घर छोड़ आओ, वो मुस्कुराते हुए बोली। घर? अब तो जो होगा सुबह देखा जाएगा। अब तो तुम कहीं नहीं जाने वाली। मैंने हानि की नाजुक कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा। बरसों से तरसती प्यासी ज़मीन पे मोहब्बत की पहली बारिश बरसने वाली थी, और मैं मोहब्बत की इन घटाओं को बरसने से पहले ही वापस कैसे जाने दूं। सुबह वो मेरे बेदार होने से पहले वापस घर चली गई। मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था कि ये क्या ड्रामा है। जब दिल चाहा चली आई, जब दिल चाहा वापस चली गई। मैंने गुस्से से 3-4 दिन राबिता न किया। 5वें दिन सर रुबानी की कॉल आई कि हानि वापस अमेरिका जा रही है और तुम घर आकर इससे मिल लो और एयरपोर्ट भी छोड़ आओ। मेरी जान निकल गई थी। सारे काम छोड़ के वहाँ पहुँचा तो वो वाकई सामान बांधे तैयार बैठी थी। मेरा दिल चाहा कि एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारूं, जिसने मोहब्बत को ड्रामा बनाकर रखा है। यह क्या ड्रामा है? हानि, अब कहाँ जा रही हो? मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। वापस? वो बड़े इत्मीनान से बोली। क्यों? वजह? क्योंकि आपको तो हमारी ना ही परवाह है ना फिक्र। इसलिए सोचा ऐसी जगह रहने का क्या फ़ायदा जहाँ किसी को हमारी ज़रूरत ही ना हो। अब ये क्या पागलपन है हानि? हमने शादी की है, तुम मेरी बीवी हो। 1 मिनट, हमने नहीं, मैंने शादी की है, वो भी ज़बरदस्ती, वरना शायद वो भी ना होती। हानि बड़े आराम से बोली। चलो ठीक है, मगर अब सब कुछ पहले ही तो वैसे ही तो किया है जैसा तुमने कहा। फिर अब क्यों जा रही हो? मिस्टर समरान, इसे आप शादी कह रहे हैं? शादी नहीं बल्कि एक समझौता है। इस दिन से एक बार भी तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर मैं तुम्हें ना मिली या अगर मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम मेरे बगैर मर जाओगे और ज़िंदा नहीं रहोगे। बताओ मुझे। एक लफ्ज़ भी कहा तुमने? मेरी हंसी छूट गई। हानि, तुम बिल्कुल नहीं बदली। इतना अरसा गोरों के वतन रहने के बावजूद तुम्हारी वही हरकतें हैं। मैंने हंसते हुए इसे कहा। उड़ा लो मेरा मजाक। जब मैं चली जाऊंगी तो फिर देखना कैसे याद आऊंगी तुम्हें। वो आंख में आंसू लाते हुए बोली। आई लव यू सो मच हानि। तुम मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा चैन, मेरा सुकून, मेरी सोच, मेरा ख्याल, सब कुछ हो। और अगर अब तुम मुझसे दूर गई तो सच में मर जाऊंगा। मैंने इसके गुलाबी होठों को छूते हुए कहा। सच्ची वो खुशी से उछल पड़ी थी। आई लव यू टू। पता है, मैंने पूरी ज़िंदगी इस लम्हे का इंतज़ार किया है जब तुम ये अल्फाज मुझसे कहोगे। तुम्हारे होठों से इकरार मोहब्बत सुनने के लिए कितनी दुआएं की मैंने, कितना रोती रही तुम्हारे लिए, हर लम्हा तड़पती हूँ मैं। फिर कहीं जाके तुम मुझे मिले हो। वो मेरे गले से लग के रोते हुए बोली थी। चलो आओ मेरे साथ। वो अपने आंसू साफ करते हुए मुझे
बाजू से पकड़कर सारा सर रुबानी के कमरे में ले गए, मगर सर कमरे में कोई नहीं था, शायद वो नीचे हैं। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए तो वहाँ हॉल की लाइट्स एकदम रोशन हो गई थी और हमारे ऊपर गुलाब के फूलों की पत्तियाँ बरसने लगी। उफ, इतने सारे लोग जमा थे नीचे। सर रुबानी, मलका बेबी और अम्मा। सर रुबानी ने आगे बढ़ के मुझे गले से लगा लिया। शादी मुबारक हो माई सन। जी, ये इस तरह तुमसे शादी का मशवरा भी बाबा जानी का ही था, हानि ने सर रुबानी के गले मिलते हुए कहा। मगर क्यों, क्या सर आपने मेरे साथ ऐसे? मैंने एहतजाज किया। क्योंकि बाप को अपने बच्चों के बारे में पता होता है। तुम तमाम उम्र हानि का एहतराम करते रह जाते और ये सारी उम्र तुम्हारे इकरार मोहब्बत का इंतज़ार करती रह जाती। ना तुमने इकरार करना था, ना हानि ने तुमसे शादी करना था। इस मसले का इससे बेहतर हल और मेरे पास नहीं था। सर रुबानी ने खुशी से हम दोनों को गले लगाते हुए कहा, हानि चलो तैयार हो जाओ, दुल्हन अपने लिबास में अच्छी लगती है, फिर रुखसती भी करनी है, दूल्हे वाले ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेंगे। मलका बीबी हानि को बाजू से पकड़कर ले गई। थैंक्स सर, मैंने तहे दिल से सर रुबानी को शुक्रिया अदा किया। सर नहीं बाबा जानी, अब तो तुम ये कह सकते हो। सर रुबानी ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, जी थैंक्स बाबा जानी। समरान बेटा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रोफेसर सुभान की दुआ लगी है। हमने कोशिश करके इसकी बेटी से इसे मिलवा दी और बदले में कुदरत ने मेरी बेटी को मुझे लौटा दिया, वरना शायद मैं सारी उम्र हानि की शक्ल देखने के लिए तरस जाता। जी बाबा जानी, सच कह रहे हैं आप। दिलों से निकली हुई दुआएं अक्सर बिछड़े हुए दिलों को मोजज़ाना तौर पर मिला देती हैं। ख़त्म शुद। ये नावल आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।